जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आगामी 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू होने जा रहा है और 10 साल बाद कांग्रेस की किस्मत चमकी है कि उसे नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने वाला है। पिछली 2 लोकसभा में कांग्रेस 10% सीटें भी नहीं ला पाई थी, जिसके चलते उसे नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। सोचने की बात है, देश की सत्ता तो छोड़िए, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए भी 10 साल से तरस रही थी। अब जब बिल्ली के भाग्य से छीका फूटा है, तो कांग्रेस के भीतर यह मांग तेजी से गहरा रही है कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम नेताओं ने एक सुर से राहुल गांधी के सामने अपनी मांग रखी। इस मांग पर राहुल गांधी ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर पार्टी ने फैसला पूरी तरह से राहुल गांधी पर छोड़ा हुआ है। अब वैसे ही जैसे अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला राहुल गांधी नामांकन के एक दिन पहले तक नहीं ले पा रहे थे, अब विपक्ष के नेता बनने का फैसला भी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को आगे बढ़कर पार्टी को लीड करना चाहिए। यह कांग्रेस और खुद राहुल गांधी के लिए नेतृत्व की भूमिका में आने का एक बेहतरीन मौका है। अगर राहुल गांधी इसे स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी लूप होल के, तो यह उनकी छवि को मजबूत करेगा और एक जिम्मेदार नेता के रूप में उनकी पहचान होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर का है। यह पद काफी ताकतवर माना जाता है। इस पद पर बैठे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को प्रति माह 3,30,000 रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री को मिलने वाले आवास के स्तर का बंगला और ड्राइवर सहित एक कार मिलती है। नेता प्रतिपक्ष को हर माह 1,000 का सत्कार भत्ता भी दिया जाता है। इनको 14 लोगों का स्टाफ भी मिलता है। इसके अलावा अनेक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने में सहभागिता होती है। लेकिन सवाल है कि चाहे जितनी भी ताकत, प्रतिष्ठा और पैसा मिल जाए, क्या राहुल गांधी इस संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार होंगे? अब तक का इतिहास तो यही बताता है कि राहुल इस पद को भी ठुकरा देंगे। क्यों? दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए ही सोचा था और उससे कम पर कांग्रेस कभी समझौता नहीं करती, ये इतिहास है। गांधी परिवार कभी मंत्री या मुख्यमंत्री पद पर भी नहीं बैठा। सीधा प्रधानमंत्री बनने का नियम है उनके यहाँ। और जो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, वो विपक्ष के नेता का पद स्वीकार कर लेता है, जैसे सोनिया गांधी ने किया था। सबको पता है कि राहुल गांधी पावर चाहते हैं, पर जिम्मेदारी नहीं। वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन सारे निर्णय उनके द्वारा ही लिए जाते हैं और अंतिम निर्णय तो हमेशा उन पर ही छोड़ा जाता है। तो उन्हें यही चाहिए, पावर हो लेकिन जिम्मेदारी न हो। वह जब कांग्रेस की 2 सरकारों यूपीए 1 और यूपीए 2 में मंत्री बन सकते थे, तब वह पर्दे के पीछे से शक्तिशाली बने रहे, लेकिन किसी विभाग या मंत्रालय में किसी चूक के लिए वह जिम्मेदार नहीं रहे। दरअसल राहुल और गांधी परिवार को यूपीए सरकार का मॉडल बहुत पसंद है, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास रहा। परिवार ने तय किया कि कौन मंत्री, कौन राज्यपाल बनेगा और कौन संवेदनशील पदों पर बैठेगा। उन्होंने नीतियां तय की। जहां गलती हुई वहां दोष प्रधानमंत्री पर गया, जहां वाहवाही हुई वहां गांधी परिवार सामने आ गया। बिना जिम्मेदारी के सत्ता का शानदार मॉडल था। इसलिए राहुल विपक्ष में भी उसी मॉडल को दोहराना चाहते हैं। कभी काल टहलते हुए आकर 2-4 प्रश्न पूछ लिया और फिर विदेश निकल लिए। राहुल गांधी को पावर पूरी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी शून्य रहनी चाहिए। आपने इस चुनाव में भी देखा, पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो जाए तो राहुल गांधी आगे कर दिए जाते हैं और जब गड़बड़ा जाता है तब कांग्रेस अध्यक्ष आगे कर दिए जाते हैं। तो यह सिलसिला कब तक चलेगा, इसका ईश्वर ही मालिक है। और खुदा न खास्ता अगर विपक्ष के नेता यह बन गए, तो शायद कांग्रेस अपनी भूल पर पूरे 5 साल पछताती रहेगी, क्योंकि बीते 10 वर्ष गवाह रहे हैं कि जब भी कांग्रेस को इनकी आवश्यकता होती है तो ये अनुपस्थित हो जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, लेकिन वह अपनी दादी से मिलने इटली चले गए। बिहार चुनाव के बीच में वह अमेरिका चले गए। कोई नहीं जानता कि अपनी गुप्त विदेश यात्राओं से उन्होंने क्या सीखा। कांग्रेस स्थापना दिवस पर उन्होंने बहुत मेहनत की और पूरे 26 मिनट के भाषण के बाद वो थक गए, तो भाषण के कुछ ही मिनट बाद उन्होंने यूरोप दौरे की घोषणा कर दी।
प्रतिभा पाटिल के बाद पर्यटन उद्योग में गिरावट देखी गई थी, लेकिन राहुल की वजह से इसमें आर्थिक वृद्धि अब देखी जा रही है। अब यहाँ राहुल गांधी के संसद में सर्वश्रेष्ठ आंकड़ों की चर्चा भी कर ही लेनी चाहिए। राहुल गांधी कामकाज में देश के ज्यादातर सांसदों से पीछे हैं। भारत के बेहतरीन सांसदों की सूची में राहुल को नीचे से 17वां नंबर मिला है। यह रैंकिंग इंडिया टुडे, एसएनएस और एडीआर ने मिलकर जारी की है। राहुल की गिनती फिसड्डी सांसदों में क्यों होती है, यह भी जानिए। 15वीं लोकसभा के 5 वर्षों में राहुल गांधी ने संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा। लोकसभा में उनकी उपस्थिति 42% रही। इतना ही नहीं, वे स्टैंडिंग कमेटी की सिर्फ 13% बैठकों में शामिल हुए। राहुल ने अपने सांसद निधि का सिर्फ 53% पैसा ही खर्च किया। सोचिए कि सांसद निधि का लगभग 50% पैसा वापस गया। 17वीं लोकसभा में इनकी उपस्थिति 52% थी। केवल सुपुत्र ही नहीं, उनकी माताजी का भी यही हाल रहा है। सोनिया गांधी को 371 सांसदों में से 223वां स्थान मिला था। राहुल की तरह उन्होंने भी संसद में कोई सवाल नहीं पूछा था। उनकी उपस्थिति करीब 50% रही। स्टैंडिंग कमेटी में उनकी अटेंडेंस 12% रही। अपनी सांसद निधि का उन्होंने मात्र 65% पैसा खर्च किया। अब इसी से पता चलता है कि सांसद बनने में भी गांधी परिवार की कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका लक्ष्य बस प्रधानमंत्री का पद है, उससे नीचे न वो सोचते हैं न कुछ करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। इससे यह भी अंदाजा लग जाएगा कि यह सब कुछ राहुल के लिए संभव भी है या नहीं। राहुल गांधी यदि इस पद को संभालते हैं तो उन्हें मुख्य 4 काम करने होंगे। पहला, कि अपने दल के साथ साथ विपक्ष के अन्य दलों के साथ भी तालमेल बनाकर रखना होगा। विपक्षी एकजुट होकर ही सरकार को घेर सकते हैं। 2024 में विपक्षी दल जिस तरह इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, उन सभी दलों को लोकसभा के सदन में भी एक साथ जोड़कर रखना होगा। वहां ममता बनर्जी और केजरीवाल छिटक न जाएं, बंगाल और पंजाब की तरह, इसका भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए कांग्रेस ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों से जुड़े मुद्दों को भी पुरजोर तरीके से सदन में उठाना और उनके साथ खड़े रहना होगा। दूसरा है कि विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी को टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना होगा। नेता प्रतिपक्ष को संसद के सत्र में पार्टी के कार्यक्रम में रहना पड़ता है। संसद में होने वाली प्रमुख घटनाओं पर नजर रखनी होती है। नेता सदन के बाद दूसरे नंबर की भूमिका नेता प्रतिपक्ष की होती है। राहुल गांधी को संसद सत्र चलने के दौरान सदन में उपस्थित ही नहीं रहना होगा, बल्कि सरकार के कामकाज पर भी बारीकी से नजर रखनी होगी। नेता प्रतिपक्ष तमाम अलग अलग महत्वपूर्ण समितियों में मेंबर भी होता है। उसमें उनके नेता रहेंगे और रचनात्मक भूमिका ठोस तरीके से निभा पाएंगे। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्त कमेटी, कॉलेजियम चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी में भी शामिल होना होता है। इस तरह राहुल गांधी को इन कमेटी की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए हमेशा मौजूद रहना होगा। इन तमाम कमेटियों में नेता प्रतिपक्ष की वोटिंग अहम साबित होती है। तीसरा है कि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के सुचारू संचालन और सरकार के कामकाज पर बारीकी से नजर रखता है और जनता के मुद्दों को उठाता है। उसका काम सरकार की खामियों को देश के सामने रखना और सत्ता पक्ष को घेरना होता है। ऐसे में राहुल को विपक्षी दलों के साथ नियमित संवाद करने के साथ ही उनके साथ एक राय भी बनानी होगी। सरकार को घेरने के लिए तमाम मुद्दों में चंद मुद्दों को छांटना होता है, जिसमें सदन में सरकार को घेरा जा सके। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल को यह भी तय करना होगा कि किस विषय पर कौन नेता बोलेगा और कितनी देर बोलेगा। नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाने का होता है। संसद में आने वाले विधेयकों पर बहस में प्रमुखता से भूमिका निभाना और विपक्ष के नजरिए को सदन में रखने का काम होता है। जन भावनाओं के खिलाफ आने वाले बिल का विरोध करना होता है। नेता प्रतिपक्ष के कर्तव्यों में सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करने के साथ साथ विपक्ष के दृष्टिकोण को रखना होता है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल को सजग होना होगा और सरकार के कामकाज पर बारीकी से नजर रखनी होगी। नेता प्रतिपक्ष सरकार के कामों को रिव्यू करता है। उसका काम सरकार के लिए ऑप्शन देना होता है। सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसे सदन में एक्सपोज करने का काम नेता प्रतिपक्ष का होता है। केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के काम पर नजर रखना और कुछ गलत काम हो तो उन्हें लोगों के सामने लाने का काम नेता प्रतिपक्ष का होता है।
वो लोक लेखा समिति का चेयरमैन भी होता है। ये कमेटी सरकार के फाइनेंशियल अकाउंट्स की जांच करती है और उन पैसों के हिसाब की जांच करती है जो संसद के माध्यम से सरकार को खर्च करने के लिए दिया जाता है। अब इतनी लंबी लिस्ट और इतनी बड़ी जिम्मेदारी राहुल के नाजुक कंधे कैसे संभाल पाएंगे, खुद ही सोचिए। इनमें से आधे विभागों के नाम भी राहुल नहीं जानते होंगे। और फिर इतना समय, संसद के पहले भी और संसद के बाद भी मीटिंग ही मीटिंग और काम ही काम। इसीलिए नेता विपक्ष नहीं बनना चाहते राहुल गांधी। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है या जानबूझकर फैलाई जा रही है कि राहुल गांधी अभी फिलहाल पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने पर काम करना चाहते हैं। खासकर दक्षिण भारत में उन्हें पार्टी को मजबूत करना है। अब दो स्थितियां निकलकर सामने आती हैं। पहला ये कि केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, शशि थरूर या कुमारी शैलजा में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। दूसरी स्थिति यह है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने और उनके साथ साउथ और नॉर्थ के एक एक नेता को विपक्ष का उपनेता बनाया जाए। ऐसा करने से राहुल गांधी लगातार सदन में रहने से भी बच जाएंगे और सदन में विपक्ष के नेता भी बने रहेंगे। मतलब पद की गरिमा भी मिलती रहेगी और जिम्मेदारी भी नहीं उठानी पड़ेगी। कांग्रेस का मानना है कि दूसरे विकल्प पर राहुल गांधी राजी हो सकते हैं। फिलहाल ये फैसला भी बहुत जल्द नहीं होने वाला है, लेकिन 21 या 22 जून तक विपक्ष के नेता के नाम का ऐलान करना ही होगा। वैसे यदि राहुल अकेले ये जिम्मेदारी संभालते हैं तो भाजपा और जनता दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। भाजपा के लिए क्यों? क्योंकि न राहुल किसी मीटिंग, किसी मुद्दे को गंभीरता से लेंगे, न भाजपा को कोई दिक्कत पेश आएगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बैठकर मीटिंग करनी होगी कि अगला चुनाव आयुक्त या सीबीआई चीफ कौन होगा, तो राहुल बैठने को तैयार ही नहीं होंगे। तो इन सब कारणों से भाजपा खुश रहेगी और जनता फिर लोकसभा की लाइव कार्रवाई को क्रिकेट से भी ज्यादा देखेगी, क्योंकि कभी गले पड़ने, कभी आंख मारने, कभी संसद में उगने जैसी सैकड़ों घटनाएं 5 सालों में दिखाई देंगी, जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। तो चलिए 4 दिनों का और इंतजार कीजिए इस फैसले के लिए। फिलहाल तो राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली के बीच में उलझे हुए हैं। यहाँ भी पक्की खबर है कि राहुल गांधी रायबरेली को रखकर वायनाड की सीट छोड़ रहे हैं। रायबरेली को लेकर पार्टी के भीतर तर्क है कि पिछले 70 सालों से रायबरेली और 50 सालों से अमेठी से गांधी परिवार का लगातार रिश्ता रहा है। अगर राहुल यह सीट छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार का दशकों पुराना रिश्ता टूट जाएगा। दूसरी ओर एक तर्क यह भी है कि साल 2009 के बाद पहली बार कांग्रेस ने यूपी में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। 2009 में कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, जबकि पिछले 2 बार से यूपी में क्रमशः 2 और 1 सीट लाने वाली कांग्रेस इस बार 6 सीटों पर जीती है। तो यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए जूझ रही कांग्रेस रायबरेली को छोड़कर यूपी की जनता को निराश नहीं करना चाहेगी। दूसरी ओर वायनाड का लेकर कहा जा रहा है कि अगर राहुल यह सीट छोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि राहुल के वायनाड छोड़ने से स्थानीय लोगों के बीच की नाराजगी को दूर करने का अच्छा तरीका रहेगा कि गांधी परिवार के किसी सदस्य को वहां से उतार दिया जाए। अब यहाँ भी पारिवारिक राजनीति जबरदस्त है। वो रायबरेली सीट छोड़कर यहाँ से भी प्रियंका को लड़ा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वरना यूपी प्रियंका के हाथ में चला जाएगा और भविष्य में संभव है कि प्रियंका प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार भी बन जाए। जबकि वायनाड देश के एक कोने में छोटी सी जगह है, जहां से सांसद होने न होने से देश की मुख्य राजनीति में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो बहुधा उत्तर प्रदेश से ही चुने जाते हैं। इसलिए भी राहुल वायनाड छोड़ रहे हैं। अब प्रियंका वहां से लड़ने को तैयार होंगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आगे आने वाले 5 सालों की राजनीति काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। गठबंधन की सरकार और मजबूत विपक्ष की उठापटक देखिए कहां लेकर जाती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।